चलो भाई, पिछली क्लास में हम लोगों ने जो मुद्रा चैप्टर है उसको स्टार्ट किया था। तो मुद्रा चैप्टर में हमने मुद्रा का अर्थ नहीं पढ़ा था, बल्कि हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि किस तरह से पहले वस्तु विनिमय प्रणाली चलती थी और वस्तु विनिमय प्रणाली में या जो सिस्टम था उसमें क्या-क्या दोष या कमियां थी। अब आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि मुद्रा का अर्थ क्या होता है और मुद्रा ने आकर किस तरीके से जो वस्तु विनिमय प्रणाली में जितनी भी परेशानियां, दोष या कमियां थी, उसको किस तरीके से दूर कर दिया या उन समस्याओं का निवारण कर दिया। तो चलिए पढ़ते हैं। हमारा चैप्टर का नाम क्या था? मुद्रा। और हमको पढ़ना है सबसे पहले मुद्रा का अर्थ। तो मुद्रा के अर्थ में हम सबसे पहले लिखेंगे कि मुद्रा क्या है। मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। लो भाई, अर्थ तो यही है कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। अब सवाल ये आता है कि मुद्रा कौन-कौन से कार्य करती है भाई, तभी तो हम बोलेंगे उसको मुद्रा क्या है। तो मुद्रा कौन-कौन से कार्य करती है, ये तो हम कल की क्लास में पढ़ेंगे, पर हमको मीनिंग समझ आए इसलिए हम इसकी मीनिंग को थोड़ा आगे बढ़ाएँगे और यहाँ पर हम लिखेंगे अर्थात मुद्रा वह वस्तु है जो विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापक व संचय के रूप में लोगों द्वारा स्वीकार की जाती है। तो पहली बात तो हमको ये बताई गई कि मुद्रा वो है जो मुद्रा का कार्य करे और मुद्रा के कार्य क्या है वो तो हम कल की क्लास में देखने वाले हैं, पर मीनिंग समझने के लिए हमने मीनिंग को आगे बढ़ाया और हमने लिखा अर्थात मुद्रा पहली बात तो एक वस्तु है जो विनिमय का माध्यम, मतलब आप विनिमय करेंगे, विनिमय मतलब अदला बदली, तो उसमें एक माध्यम का काम करेगी। दूसरा, मूल्य को मापने का काम करेगी और तीसरा, संचय के रूप में लोगों के द्वारा स्वीकार की जाएगी। केवल संचय नहीं, ये तीनों गुण है एक्चुअली मुद्रा के। एक तो विनिमय के माध्यम का गुण, दूसरा मूल्य को मापने का गुण और तीसरा उसका संचय मतलब जोड़ के रखने का गुण। इन तीनों गुणों के रूप में लोगों के द्वारा स्वीकार की जाती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? मुद्रा बोलते हैं। और ये जो विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापक, संचय का रूप, ये हमारे कल के कार्य के रूप में ही आएंगे और इसमें से कुछ कुछ पॉइंट हमारे अभी ही आ जाएंगे। ठीक, तो अर्थ में हमको ज्यादा फिलहाल पढ़ने से रहे, क्योंकि अर्थ में जो भी बताया वो कार्य के बारे में बताया जो कि हमको कल की क्लास में पढ़ना है, तो इसलिए हम अर्थ के बारे में अभी ज्यादा डिस्कस करेंगे नहीं। हमारी आज की क्लास का तो मेन मोटिव ये है कि हम ये जाने कि मुद्रा का जन्म ही क्यों हुआ, जबकि मुद्रा से पहले भी लोगों का काम चलता था। तो हमने जाना कि पहले वस्तु विनिमय प्रणाली चलती थी और वस्तु विनिमय प्रणाली में कुछ कमियां थी और उन कमियों को दूर करने के लिए मुद्रा का जन्म हुआ। तो वस्तु विनिमय प्रणाली में क्या कमियां थी वो हमने पिछली क्लास में देख चुके हैं। आज हम देखेंगे कि उन कमियों को मुद्रा ने किस तरीके से दूर किया। तो हमारी हेडिंग क्या बनेगी? मुद्रा द्वारा वस्तु विनिमय की जो प्रणाली है के दोषों या कमियों का दूर होना, ये हमको आज की क्लास में देखना है। ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं। हमारा सबसे पहला वस्तु विनिमय का जो दोष था वो क्या था? पहला दोष था हमारा दोहरा संयोग होना, कि अगर वस्तु विनिमय करना है
तो दो लोगों के बीच में दोहरा संयोग होना। तो मुद्रा ने जो दूर किया तो उसकी हम हेडिंग क्या डालेंगे, दोहरे संयोग की जो आवश्यकता थी उससे क्या दिला दी मुद्रा ने, मुक्ति दिला दी। अब मुक्ति कैसे दिला दी, तो हमने पढ़ा था कि दोहरा संयोग क्या होता है। हमने देखा था कि ए और बी दो पर्सन है, ए के पास गेहूं है, बी के पास दाल है। ए बी को क्या दे देता है, गेहूं दे देता है, और बी बदले में क्या दे देता है, दाल देता है। इस तरीके से दोनों के बीच वस्तु विनिमय हो गया। लेकिन वस्तु विनिमय तो तब हो पाया ना जब आप दोनों के बीच दोहरा ऐसा संयोग बैठा कि जिसके पास गेहूं है उसको दाल की जरूरत थी, और जिसके पास दाल है उसको गेहूं की जरूरत थी। दोनों के पास एक दूसरे की आवश्यकता की वस्तु थी, इसलिए तुम दोनों के बीच वस्तु विनिमय हो पाया। मान लो ए के पास गेहूं था, बी को गेहूं की आवश्यकता थी, उसने ले लिया। और ए को दाल चाहिए था, पर बी के पास दाल तो थी ही नहीं, बी के पास तो क्या था, चावल था। तो ए दाल के बदले में चावल थोड़ी ले लेगा, ए कहेगा ठीक है कोई बात नहीं, दाल नहीं तो मुझको चावल दे दे। तो ऐसा थोड़ी ना होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर दोनों में से किसी के भी पास एक दूसरे की आवश्यकता की वस्तु नहीं हुई तो आपके बीच में दोहरा संयोग नहीं हो पाता, और दोहरा संयोग नहीं होता तो वस्तु विनिमय नहीं होता। तो ऐसा दोहरा संयोग कंपलसरी कर दिया था किसने, वस्तु विनिमय ने। लेकिन मुद्रा ने क्या किया कि आपके जो दोहरे संयोग की जरूरत थी उससे मुक्ति दिला दी। मुक्ति दिला दी मतलब खत्म कर दिया। कैसे, उसने कहा देखो भाई, आप मुझे गेहूं दो, मुझे गेहूं की जरूरत है, बदले में मेरे पास क्या है ये देखो ही मत, डायरेक्ट मुझसे क्या लो, पैसे लो, बात खत्म। तो ऑब्वियस सी बात है, ये कहेगा ठीक है भाई मुझे पैसे दे दो, अब मुझे दाल चाहिए, चावल चाहिए, जो भी चाहिए मैं किसी और से ले लूंगा, तुम तो मुझे पैसे दे दो। तो इसका मतलब बी के पास ए की जो भी आवश्यकता जरूरत थी, ए को दाल चाहिए, चावल चाहिए, जो भी जरूरत थी, वो बी के पास नहीं भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो भी बी को ए से गेहूं मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि बदले में वो क्या दे सकता है, ए को मुद्रा दे सकता है। यानी अब आपके पास एक दूसरे की आवश्यकता की वस्तु हो ऐसा जरूरी नहीं है, मतलब आप दोनों के बीच में दोहरा संयोग हो ऐसा जरूरत अब नहीं है। मतलब मुद्रा के अगर आपको व्यवहार करने हैं तो उसके लिए दोहरे संयोग की आवश्यकता की अब जरूरत ही नहीं है। लेकिन वस्तु विनिमय अगर करना था तो दोनों के पास एक दूसरे की आवश्यकता की वस्तु होना जरूरी था। तो ये जो पहला दोष था वस्तु विनिमय का, वो दूर कर दिया मुद्रा ने। फिर वस्तु विनिमय का दूसरा दोष क्या था, दूसरा दोष था वस्तु विनिमय का कि वस्तु विनिमय के पास सर्वमान्य मूल्य मापक नहीं था। मतलब सभी लोग जो मूल्य कहना चाहिए माने, ऐसा कोई मूल्य का मापक नहीं था। लेकिन अगर मुद्रा की बात करें तो मुद्रा एक सर्वमान्य मूल्य मापक रही। और सर्वमान्य मूल्य मापक रही इसका मतलब क्या, तो हमने देखा था हमारी पिछली क्लास में कि ए ने क्या दिया था, 10 किलो गेहूं दिया था, और बदले में बी ने क्या दिया था, 2 किलो दाल दी थी। किसको, ए को। तो इसका मतलब हिसाब क्या बन गया, हिसाब बन गया भाई 10 किलो गेहूं बराबर हो गए कितने, 2 किलो दाल के। ये एक हिसाब बन गया। लेकिन ए ने वही जब सी के साथ, जिसके पास दाल थी, उसके साथ व्यवहार किया, तो ए ने कहा मैं तुम्हें 10 किलो गेहूं दूंगा, बदले में तुम मुझे कितनी दाल देना, 2 किलो दाल देना। ऐसा कौन बोलता, ए। तो लेकिन सी क्या बोलता, नहीं भाई, 10 किलो गेहूं के बदले में मैं 2 किलो दाल तो देता ही नहीं हूं, मैं कितनी दाल देता हूं, 1 किलो दाल देता हूं। यानी ए और सी के बीच व्यवहार क्या बना कि 10 किलो गेहूं बराबर 1 किलो दाल। तो अब सवाल ये खड़ा हो गया कि भाई 10 किलो गेहूं मतलब क्या, 10 किलो गेहूं कहीं 2 किलो दाल के बराबर है, तो वही 10 किलो गेहूं कहीं 1 किलो दाल के बराबर है। यानी 10 किलो गेहूं की वैल्यू क्या है, ये एक्चुअल में कहीं कुछ और कहीं कुछ और थे। लेकिन वहीं अगर मुद्रा की बात करें तो मुद्रा में अगर एक नोट छपा है 500 का, तो वो 500 का नोट
आप बी के पास ले जाओगे तो भी 500 में चलेगा, सी के पास लेके जाओगे तो भी 500 में चलेगा, आप इटारसी में चलाओगे, एमपी में चलाओगे तो भी 500 रुपए में ही माना जाएगा, गुजरात में लेके जाओगे तो भी 500 रुपए माना जाएगा। यानी 500 रुपए की वैल्यू 500 रुपए ही रहेगी पूरे वर्ल्ड में, कहीं भी आप लेके चले जाओ। लेकिन गेहूं की वैल्यू बी के पास कुछ और ए के पास कुछ और है। इस तरीके से वस्तु का सर्वमान्य मूल्य मापक नहीं था पहले, लेकिन मुद्रा ने आके सभी लोगों के लिए एक मूल्य डिसाइड करा कि 500 का रुपए 500 हर जगह सबके लिए 500 रहेगा। 200 का अगर नोट है तो वो हर जगह 200 के नोट के रूप में स्वीकार किया जाएगा। कोई ये नहीं कह सकता ये 200 का नोट मेरे यहाँ तो 150 रुपए में ही चलता है, मैं तो 150 में लूंगा, ऐसा थोड़ी होता है। 200 का नोट है तो हर जगह 200 रुपए में ही चलेगा। तो जो वस्तु विनिमय का दूसरा दोष था कि एक वस्तु का वैल्यू क्या है, क्या मूल्य है, ये हर जगह अलग अलग होता था, लेकिन मुद्रा ने उस दोष को दूर कर दिया और हर जगह मुद्रा का मूल्य एक बराबर ही माना जाएगा। तीसरी अगर हम बात करें तो वस्तु विनिमय का तीसरा दोष था वस्तु को संचय करना। संचय करना मतलब उसको जोड़ के रखना कठिन। अब वस्तु को जोड़ के क्यों नहीं रखा जा सकता था, उसकी तीन प्रॉब्लम थी। तीन कौन कौन सी? पहला तो जगह चाहिए, दूसरा गोदाम में रखोगे तो किराया देना पड़ेगा, तीसरा हर वस्तु को जोड़ के रख भी नहीं सकते। दूध, फल, सब्जी ये कुछ ऐसी वस्तुएं हुई जिनको गोदाम में मिल जाए, जगह भी मिल जाए तो भी आप ज्यादा समय तक जोड़ के नहीं रख सकते क्योंकि वो खराब हो जाएगी। लेकिन मुद्रा की जहां बात की जाए तो मुद्रा का जो संचय है, संचय का मतलब जोड़ कर रखना, तो मुद्रा का जो संचय है वो क्या है? संभव है, लेकिन वस्तु का संचय संभव नहीं है। मुद्रा का संचय संभव कैसे है कि मुद्रा को आप किसी भी जगह पे रख सकते हो, इतने सारा पैसा जरा सी जगह पे रखा जाएगा और वो भी तुमको ज्यादा लग रही है तो बैंक में जमा कर दो, पैसा भी तुम्हारा रहेगा और उल्टा ब्याज भी मिलेगा। ठीक है। और तीसरी चीज खराब भी नहीं होती। वहीं वस्तु की बात करें तो वस्तु में क्या था? पहली बात तो जगह चाहिए, गोदाम चाहिए, किराया लगेगा, तीसरा हर वस्तु का संचय करके नहीं रख सकते, खराब हो जाएगी, दूध, फल, सब्जी जैसी। लेकिन वहीं मुद्रा की बात की जाए, जगह भी नहीं लगेगी, बैंक में रख दो और उल्टा बैंक आपको ब्याज देगी, और तीसरे नंबर की बात, मुद्रा खराब भी नहीं होती। तो इस तरीके से मुद्रा का संचय करना क्या हुआ? संभव हो गया। ठीक। चलो, चौथे नंबर की अगर हम बात करें तो चौथे नंबर का वस्तु विनिमय का दोष था वस्तु की विभाजनशीलता, कि आप हर वस्तु को विभाजित नहीं कर सकते। वहीं मुद्रा की बात की जाए तो मुद्रा का क्या फायदा है कि आप मुद्रा को विभाजित करना संभव है, मतलब मुद्रा की विभाजनशीलता। विभाजनशीलता मतलब टुकड़ों में बांटना। तो जो मुद्रा है उसको आप टुकड़ों में बांट सकते हो। कैसे? कि हमने जो एग्जाम्पल देखा था, उस एग्जाम्पल में हमने देखा था कि ए के पास गेहूं है और बी के पास क्या था भाई? बी के पास थी गाय। तो बात ये थी कि ए 10 किलो गेहूं दे रहा था और बदले में बी उसको क्या दे देता था? एक गाय दे रहा था, है ना। लेकिन वहीं अगर हिसाब क्या बन गया फिर? 10 किलो गेहूं बराबर बन जाता था एक गाय के। ठीक। लेकिन अगर ए के पास 10 किलो गेहूं नहीं है, ए कितने गेहूं देना चाहता है? केवल 5 किलो। या बी को जरूरत नहीं है 10 किलो गेहूं की, वो कितना लेना चाहता है? केवल 5 किलो गेहूं, यानी जितनी जरूरत है उसका आधा। कि 10 किलो गेहूं था तो आधे कर दिए। तो क्या हम गाय को भी आधी कर सकते हैं? तो जाहिर सी बात है नहीं। गाय को आधी करोगे तो वो तो खत्म ही हो गई ना, फिर बचेगा क्या? वो किसी काम की नहीं रह जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि हर वस्तु के टुकड़े करना संभव नहीं था। दाल होती, 10 किलो गेहूं के बदले 2 किलो दाल देते, तो 5 किलो गेहूं के बदले में 1 किलो दाल दे देते, मतलब दाल का विभाजनशीलता संभव थी। लेकिन वहीं दूसरी वस्तु गाय की बात करें तो उसकी विभाजनशीलता संभव नहीं है। यानी वस्तु विनिमय का एक और दोष क्या था कि वहां पर आप हर वस्तु को इस तरह टुकड़े कर पाओ, ऐसा संभव नहीं था। लेकिन उसी की जगह अगर पैसा होता बी के पास कि भाई 10 किलो गेहूं का मूल्य बराबर 500 रुपए, तो इसका मतलब ये 10 किलो गेहूं कितने रुपए में खरीद रहा था? 500 रुपए में खरीद रहा था। तो 10 किलो गेहूं के बदले में कितना दे देता? 500 रुपए। तो 5 किलो गेहूं के बदले में कितना हो जाता? 250 रुपए। यहाँ पर आप एक चीज और देखो कि जबकि 500 का नोट होता है पर 250 का नोट नहीं होता,
पर फिर भी 500 के 2 टुकड़े 250 किए जा सकते हैं। 10 के, 20 के, 50 के और 100 के नोट की मदद से हम 500 को 250 के 2 टुकड़े बना सकते हैं। बल्कि 250 का नोट नहीं होता फिर भी। यानी मुद्रा की विभाजनशीलता देखो कि कितनी वैरायटी में वो अपने आप को पार्ट्स में यानी टुकड़ों में बाँट सकती है। यही तो उसका खास चीज़ है। क्या? कि मुद्रा की विभाजनशीलता। वहीं पर हर वस्तु को मुद्रा में नहीं बाँटा जा सकता था, मतलब विभाजित नहीं किया जा सकता था। लेकिन मुद्रा की बात की जाए तो मुद्रा को हम कई टुकड़ों में और इससे भी छोटे टुकड़ों में बाँट सकते हैं। ये तो रुपए है, हम तो पैसे तक में मुद्रा को बाँट सकते हैं। तो इस तरीके से वस्तु विनिमय का जो चौथा दोष था, क्या? कि हर वस्तु को विभाजनशीलता करना संभव नहीं होता था, लेकिन मुद्रा में हर मुद्रा को हम क्या कर सकते हैं? टुकड़ों में बाँट सकते हैं। और फिर 5वें नंबर का, लास्ट नंबर का वस्तु विनिमय का दोष क्या था? कि हर वस्तु का हस्तांतरण करना संभव नहीं था। और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? मुद्रा का हस्तांतरण करना सर यानी अगर हमने यहाँ पे बात की थी, इसको हम रफ करते हैं जरा, कि हमने यहाँ पर देखा था ए और इसके पास क्या था उस समय? हाथी होता। और हमने देखा था कि 10 किलो गेहूं के बदले में ये एक हाथी देने को तैयार है। जबकि ए कहाँ का था? ए था भाई मुंबई। ए मुंबई में रहता था। और बी कहाँ रहता था? बी रहता था इटारसी में, है ना? तो अगर हम बात करें कि मुंबई से इटारसी, फिर भी अगर गेहूं की बात करें तो गेहूं तो लाना पॉसिबल है, गेहूं तो आ जाएगा। लेकिन वहीं पर अगर हमको कहना चाहिए हाथी को भेजना है, तो क्या हाथी भेजना इतना आसान है? ऑब्वियस सी बात है नहीं। क्योंकि इटारसी से मुंबई हाथी कैसे लेके जाओगे भाई? है ना? कितना कन्वे, चलो बाय चांस ले भी जाओगे तो क्या आसान है लेके जाना? नहीं, बहुत मुश्किल है। जबकि आपका ट्रांज़ैक्शन ही नहीं होगा, वो कहेगा रहने दे भैया, मुंबई में हाथी कैसे भेजूँगा, जाने दे। तो हर वस्तु का हस्तांतरण आसानी से करना संभव नहीं था। ये वस्तु विनिमय का 5वां दोष था। लेकिन मुद्रा का हस्तांतरण करना बहुत सरल है। वहीं पे अगर उसकी जगह पे हमको भेजने होते कितने रुपए? 500 रुपए, तो कितनी आसानी से हम भेज देते। क्योंकि हमारे पास कितने सारे तरीके हैं इस मुद्रा को भेजने के, है ना? ये जो 500 रुपए अगर मुझे भेजना है, तो मैं कौन-कौन से तरीके अपना सकता हूँ? देखो, सबसे पहले तो मैं कैसे भेज दूँ? नकद भेज सकता हूँ मैं, है ना? ये पहला तरीका है कि मैं नकद भेज दूँ ये पैसा। दूसरा तरीका क्या है? चेक लेके चले जाऊँ, नकद भेज दूँ या जेब में रख के ले जाऊँ? अगर जे 500 रुपए इधर देना भी है मुंबई, तो मैं तो नकद जेब में लेके जा सकता हूँ, हाथी को जेब में रख के थोड़ी ले जा सकता। तो नकद दे सकता था, चेक दे सकता था, या फिर मैं क्या कर सकता था? उनको डिजिटल पेमेंट कर सकता था। ये डिजिटल पेमेंट क्या होता है? कि डिजिटल पेमेंट मतलब ऐसी पेमेंट जिसमें आपको जाना भी नहीं पड़े, यहीं के यहीं आप पेमेंट कर दोगे। जैसे आपकी क्या आती है इसमें? नेट बैंकिंग आती है, या फिर हम कहना चाहिए इसमें यूपीआई आता है। यूपीआई को हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो आप पेटीएम वगैरह यूज करने की बात है कि पेटीएम से ट्रांसफर कर दो, या फिर गूगल पे से ट्रांसफर कर दो, या फोन पे वगैरह चलते ये ऐप होते हैं ना, तो इनसे ट्रांसफर कर दो। तो ये जो जितनी चीजें होती है ना, इनको यूपीआई कहा जाता है। तो ये सारी की सारी क्या है? सब डिजिटल पेमेंट है। तो आप कैश दे दो, चेक दे दो, नेट बैंकिंग से ट्रांसफर कर दो, पेटीएम, गूगल पे, फोन पे कर दो। कितने सारे तरीके हैं मुद्रा को हस्तांतरण करने के, मतलब कितना सरल है इटारसी से मुंबई में किसी के अकाउंट में पैसे भेजना या किसी को पैसे देना। और जबकि कितना मुश्किल था एक हाथी को इटारसी से मुंबई लेके जाना। तो कुल मिला के बात ये आई कि कितने सारे वस्तु विनिमय के दोष थे, और मुद्रा ने आके इन सारे दोषों को कितनी आसानी से मिटा के जो 2 लोगों के बीच में कोई व्यवहार होना था तो कितना आसान बना दिया। और यही तो वजह है जबकि मुद्रा का जन्म हुआ। अगर इतने दोष नहीं होते तो शायद आज हमारे बीच में मुद्रा होती भी नहीं। कौन-कौन से एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले दोहरा संयोग। दोहरा संयोग क्या होता था? दोनों के पास एक-दूसरे की आवश्यकता की वस्तु होना, उसे बोलते थे दोहरा संयोग, जो कि वस्तु विनिमय में ज़रूरी था। लेकिन मुद्रा ने आके क्या कर दिया? हटाओ, तुम तो पैसे दो और काम खत्म। तो दोहरे सहयोग की आवश्यकता से मुक्ति दिला दी। सर्वमान्य मोल मापक, एक गेहूं के बदले में हम कितना दूसरी वस्तु प्रोवाइड करें, ये ऐसा कोई सर्वमान्य मूल्य नहीं था।
लेकिन मुद्रा की बात करें तो मुद्रा हर जगह पर एक बराबर ही चलती है, जबकि 10 किलो गेहूं बी के लिए कुछ और, ए के लिए कुछ और होगा, सी के लिए कुछ और होगा। लेकिन अगर 500 का नोट है, 200 का नोट है, तो वो ए के, बी के, सी के सबके लिए 500 का और 200 का नोट ही माना जाएगा। मुद्रा के संचय की बात करें तो वस्तु के संचय में क्या बुराई थी? वस्तु को जोड़ने में बुराई थी, जगह चाहिए, उसके बाद पैसा भी लग सकता है किराया, और हर वस्तु का संचय नहीं हो सकता। कुछ वस्तुएं शीघ्र नष्ट होने वाली होती हैं, तो वो वस्तु का आप संचय ज्यादा दिन तक करके भी नहीं रख सकते। वहीं मुद्रा में ना तो ज्यादा जगह लगती है, बैंक में जमा कर दो और पैसा भी मिलेगा, ब्याज मिलेगा, और तीसरी चीज वो खराब भी नहीं होती। फिर चौथे नंबर का दोष क्या था कि हर वस्तु को हम विभाजित नहीं कर सकते थे, टुकड़ों में नहीं बांट सकते थे। वहीं मुद्रा की बात करें तो उसके हम जितने चाहे उतने टुकड़े बना सकते हैं। अभी हमने 250 का बनाया था, एक एक रुपए के 500 टुकड़े भी हम कर सकते हैं मुद्रा के, इतनी ज्यादा विभाजनशीलता मुद्रा की संभव है। पांचवें नंबर का जो दोष था वस्तु विनिमय का, कि हर वस्तु को आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से नहीं ले जा सकते थे, लेकिन मुद्रा को आप उतनी ही आसानी से हस्तांतरित, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं, और उतना ही वो ज्यादा क्या होता है, सरल होता है ना। और कितने सारे तरीके, ये तो हमने ये देखे, आपको तो कम बताए, और भी बहुत से तरीके होते हैं। तो इस तरीके से वस्तु विनिमय ने मुद्रा के दोषों को दूर कर दिया। ठीक है भाई। तो आज की क्लास में हमने क्या देखा? हमने देखा कि मुद्रा का अर्थ क्या है, और मुद्रा ने किस तरीके से आकर वस्तु विनिमय के दोषों का निराकरण कर दिया। ठीक है, अब कल की क्लास में हम क्या देखेंगे? कल की क्लास में हम देखेंगे क्या? मुद्रा के कार्य। ठीक, तो तब तक के लिए बाय बाय टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच।